ओके, अस्सलाम क्लास। बेटा आज क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पर फोकस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 हमारे पास जो है वेक्टर्स का चैप्टर है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं क्लास से वो आपको यहाँ पे कराऊंगा, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले तो एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। ओके, तो बेटा सबसे पहले हम वेक्टर्स की बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास जो वेक्टर्स का चैप्टर है, सबसे पहले तो समझ लीजिए व्हाट इज वेक्टर। जैसे कहीं लिखा हुआ है वेक्टर ए, तो वेक्टर ए को हम बेटा साथ लिखते हैं वेक्टर ए। और इस वेक्टर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं या ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ एरो। जैसे ये एक वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए। अब इसकी जो अमाउंट है, इसकी जो लेंथ बता रही है, ये जिसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये बताती है इसका मैग्नीट्यूड। जैसे मान लीजिए इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो ये कहलाएगा इसका मैग्नीट्यूड। इसको हम लिखते हैं ए। और इसी वेक्टर की डायरेक्शन में एक इसका यूनिट वेक्टर होता है, इसको हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? ऐसा वेक्टर whose a vector whose magnitude is 1। ठीक है जी। तो एक वेक्टर की जो बेटा कंप्लीट फॉर्म होते हैं हमारे पास कि एक वेक्टर बराबर होता है अपने ही मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई बाय अपनी डायरेक्शन। तो अब मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ कि वेक्टर ए किसके बराबर है। तो वेक्टर ए को अगर हम लिखना चाहें तो वेक्टर ए बराबर है अपने ही मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं? इस तरह लिखते हैं, सिंपल अल्फाबेट में। और उसकी डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा? उसका यूनिट वेक्टर, जिसको हम लिखते हैं ए कैप। तो यूनिट वेक्टर बेसिकली करता क्या है? किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। तो ये एक वेक्टर की कंप्लीट डेफिनेशन कराती है। और अगर हम यूनिट वेक्टर निकालना चाहें कि यूनिट वेक्टर ए का है, तो हम ए से लिख देंगे कि ए बराबर हो जाएगा वेक्टर ए डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये भी फॉर्मूला होता है। तो हर वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि हर वेक्टर बराबर होता है अपने मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय अपनी डायरेक्शन। ठीक है जी। अब ये मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है? अच्छा, इसको लिखने का एक तरीका और भी होता है। हम मैग्नीट्यूड को यूं भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। दो तरीकों से लिखा जाता है। तो सिंपल आप इसको ए भी लिख सकते हैं, और आप उसको वेक्टर ए क्या मॉडुलस यूं भी लिख सकते हैं। इन दोनों बातों का मतलब क्या है कि आप वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो अगर बेटा कहीं लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे ये, इसका मतलब क्या करेंगे? इसको आप लिखेंगे वेक्टर सी। और अगर कहीं ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। इसको लैंग्वेज को पढ़ना सीखें। दिस मीन्स वेक्टर सी, एंड दिस मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, एंड दिस मीन्स यूनिट वेक्टर ऑफ सी। तो यूनिट वेक्टर को हम जनरली यू कैप से लिखते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड लेने का तरीका क्या होता है? या तो उस पर वेक्टर साइन हटा दें, लेकिन हम यूनिट वेक्टर के ऊपर वेक्टर साइन नहीं हटा सकते, वरना फिर वो यूनिट वेक्टर नहीं कहलाएगा, आम मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो हम उसे मॉडुलस लगा देते हैं। तो किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालें, उसका आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं वेक्टर बी लिखूं कहीं, तो ये मैंने क्या लिखा है? दिस बी कॉल्ड वेक्टर बी।
इसको आप क्या पढ़ेंगे कि ये वेक्टर बी है। और अगर मैं ये लिखता हूँ या फिर ये लिखता हूँ तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे कि कोई वेक्टर बी है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड है क्या? ऑफ वेक्टर बी। अब इसका यूनिट वेक्टर, इसकी डायरेक्शन को बताने के लिए आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो बी कैप यूज कर लें, तो बी कैप क्या हो जाएगा? इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है ऑफ वेक्टर बी। तो ये कुछ इसकी बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बता दी। फिलहाल काफ़ी बातें हैं, लेकिन इस लेक्चर में क्योंकि मैं जैसे कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ाने, तो मैं इतना डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगा। सही है क्लास? तो फिलहाल ये मैंने आपको बता दिया कि ये बात याद रखिए कि वेक्टर हमेशा मल्टीप्लाई होता है अपने मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इट्स डायरेक्शन। ये वेक्टर का एक जनरल फॉर्म है। हर वेक्टर बराबर होता है अपने मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय अपनी डायरेक्शन के। और किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं वो कैसे करते हैं, ये भी सुन लीजिए कि मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का तरीका बेटा क्या होता है। अगर आप किसी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो उसकी x की वैल्यू का स्क्वायर, उसकी y की वैल्यू का स्क्वायर, उसकी z की वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है जी। तो अगर एक वेक्टर है हमारे पास मिसाल के तौर पर और वो 3 डायमेंशन में आ रहा है, यानी कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। अब एक वेक्टर है जिसकी पोजीशन कुछ इस तरह से, ठीक है, इस पॉइंट पर है, तो इस वेक्टर को मैं कह रहा हूँ वेक्टर r। तो ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर, क्योंकि कहाँ से ड्रॉ हो रहा है? ओरिजिन से। 0 0 0। ओरिजिन पर x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी? कुछ ना कुछ px, py, z। तो एक वेक्टर r है, इसका x से जो रास्ता है वो किसके बराबर है? x के बराबर है। y से जो रास्ता है किसके बराबर है? y के बराबर। और z में, क्योंकि ये 3 डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन को बेटा अगर मैं ड्रॉ करूँगा, ये मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, और ये वेक्टर मान लीजिए यूँ आ रहा है यहाँ पे। तो इसका जो है वो x से भी फासला है, y से भी फासला है और z से भी फासला है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 डायमेंशन सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पे अगर वेक्टर आ रहा है तो इसका x से जो फासला है x कहलाएगा, y से जो फासला है वो y कहलाएगा, z से जो फासला है वो z। तो हम लिख देंगे कि वेक्टर r बराबर किसके है? x i कैप, y j कैप और z k कैप। अब ये i कैप, j कैप और k कैप क्या है? ये बेटा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं, यानी कि हमने एक जर्नल बनाया हुआ है कि x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम i कैप कहते हैं, y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम j कैप कहते हैं, z के अलोंग जो होता है उसको हम k कैप कहते हैं। तो x, y और z एक्सिस, इनके जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? i कैप, j कैप। हम देखें वेक्टर x में कैसे लिखूंगा। वेक्टर x बराबर हो जाएगा, सॉरी वेक्टर r बराबर हो जाएगा, ये वेक्टर x है, यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर y है, और यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर z है। तो वेक्टर x बराबर है, वेक्टर r बराबर x, y और z के। अब आपको पता है कि हर वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है कि हर वेक्टर बराबर होता है अपनी ही मैग्नीट्यूड और अपनी डायरेक्शन की। तो बेटा अगर मैं लिखूं कि वेक्टर x की डायरेक्शन क्या है कि वेक्टर x बराबर आ जाएगा वेक्टर x का मैग्नीट्यूड कितना है? x, और इसकी डायरेक्शन क्या है? यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं हम i के। उसको थोड़ा मैं थोड़ा सा साफ करके बता देता हूँ।
तो ये तीन हमारे पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते हैं, यानी कि बेटा यूनिट वेक्टर अगर कहीं लिखा हुआ है आई कैप तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस में होगा, जे कैप इसका मतलब ये वाई एक्सिस में होगा, के कैप का मतलब जेड एक्सिस में। तो अगर लिखा हुआ है 2x 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप, तो इनका मतलब ये एक्स वाई एक्सिस में है, इनकी मैग्नीट्यूड कितनी है 2 3 और 4 के बराबर। तो ये 3 डायमेंशन एक्सिस में किसी वेक्टर को लिखने का तरीकेकार होता है। तो फिलहाल इस डायग्राम में मैंने वेक्टर आर को लिखा है एक्स वाई और जेड के, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ कि वेक्टर ए है 3 डायमेंशन, ये इसका एंगल है थीटा, तो वेक्टर ए का जो एक्स कंपोनेंट होगा उसको हम कहेंगे ए एक्स, इसको हम कहेंगे ए वाई, और जेड एक्सिस में जिसका कंपोनेंट आएगा उसको हम कहेंगे ए जेड। तो वेक्टर ए हम कैसे लिख देंगे कि वेक्टर ए बराबर है बेटा किसके, वेक्टर ए एक्स ए वाई प्लस ए जेड के बराबर होता है। अब इस हर वेक्टर को मैं ओपन करूंगा किस फॉर्म में, उसी डेफिनेशन के तौर पर कि कोई भी वेक्टर जो है वो किसके बराबर होता है बेटा, कोई भी वेक्टर बराबर होता है अपने ही मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर। तो बेटा अगर मैं इस फॉर्मूले पर ए एक्स अप्लाई करता हूँ, ए एक्स कैसे ओपन हो जाएगा, ए एक्स बराबर हो जाएगा ए एक्स का मैग्नीट्यूड ए एक्स हो गया, उसकी डायरेक्शन क्या हो गई आई। ए वाई किसके बराबर हो गया, ए वाई जे का। ए जेड किसके बराबर हो गया, ए जेड के का। क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ए बराबर हो जाएगा बेटा ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ये तो आ गया वेक्टर। अब अगर आपको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है कि बेटा आप उसकी एक्स की वैल्यू का स्क्वायर, वाई की वैल्यू का स्क्वायर और जेड की वैल्यू का स्क्वायर। तो इसकी एक्स की वैल्यू क्या है, आई कैप के साथ क्या है, ए एक्स ए वाई और ए जेड। इस तरह से आप किसी भी वेक्टर का जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये आपको पता है कि वेक्टर्स आपस में कैसे ऐड होते हैं, वेक्टर्स आर एडेड बाय अकॉर्डिंग टू द हेड टू टेल रूल से ऐड होते हैं। तो बेटा अब मैं आ रहा हूँ टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर्स, टू वेक्टर्स जो कि हमने a1 और a2 लिए में। अब आपको एग्जाम में कोई भी गिवन हो सकता है, वेक्टर p q गिवन हो सकता है। तो देख लीजिए अगर वेक्टर a1 a2 गिवन है तो आप उसको कैसे ऐड करेंगे, p q गिवन होंगे तो आप उसको कैसे ऐड करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हमें करना क्या है, दो वेक्टर्स हैं, इसका जरा मैं रफ स्केच बता दूं आपको कि दो वेक्टर्स हैं, ये इसकी डायग्राम है, एक वेक्टर a1 और एक है वेक्टर a2। इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा बन रहा है, लेकिन इसका एंगल जो है थीटा 1 है एक्स एक्सिस से, और इसका एंगल जो है वो थीटा 2 है। थोड़ा बड़ा करके बताया था मैं आपको। ये बेटा ये आपके पास एक वेक्टर a1 है और एक वेक्टर है a2। इसका एंगल बेटा कितना है, थीटा 1 है, इसका एंगल कितना है, थीटा 2 है, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वेक्टर्स के उसको हम कहेंगे थीटा। ठीक है जी। अब आपको इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है बाय द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल। तो बेटा वेक्टर्स कैसे ऐड होते हैं, बाय द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल। और इसके अलावा एक चीज़ आपने यहाँ पे और आपको जहन में होनी चाहिए कि रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि हम किसी वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो अगर एक वेक्टर बेटा एफ है, मैंने बहुत मरतबा बताई है न्यूमेरिकल में कि एक वेक्टर एफ है, तो अगर हम उसको एक्स और वाई एक्सिस में रिजॉल्व कर लें, हम 2 डायमेंशन सिस्टम को सॉल्व करेंगे, अभी 3 डायमेंशन में बात नहीं कर रहे हैं। तो बेटा एफ का एक आ जाएगा आपके पास एफ एक्स, और ये आ जाएगा इसका वेक्टर एफ वाई। ठीक है जी। तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर एफ बेटा किसके बराबर है, एफ एक्स
प्लस एफ वाई। अब इनके अगर हम यूनिट वेक्टर फॉर्म रखते हैं तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एफ एक्स होगा, और इसका एक्स एक्सिस में तो उसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप, और एफ वाई कितना हो जाएगा, एफ वाई इंटू जे कैप। तो मैंने ये वेक्टर एफ को ओपन कर दिया। तो हर वेक्टर को हम एक्स और वाई कैप में ओपन कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि वेक्टर ए वन को ओपन करें, अगर मैं इस वेक्टर एफ को ए वन कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ए वन एक्स ए वन वाई। तो वेक्टर ए वन बेटा बराबर हो जाएगा ए वन एक्स आई कैप ए वन वाई जे कैप। और अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाली फॉर्म हटा दूं, तो वो क्या हो जाएगा, ए वन प्लस वेक्टर ए वन एक्स ए वन वाई। यहाँ तक कोई मसला किसी को? तो किसी भी वेक्टर को हम, एक वेक्टर को, इसको कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, हमने एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, रिजॉल्व कर दिया, ठीक है जी। तो हम इसी चीज़ को बेटा अप्लाई करेंगे आगे। हमें जो वेक्टर एडिशन निकालना है और फिर जो उनका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन भी निकालना। तो मैं इसको भी रख कर रहा हूँ, वीडियो स्टॉप करके इनको दोबारा देखते रहिएगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बेटा जब आप इनको हेड टू टेल से ऐड करेंगे तो बिल्कुल आपने इनको ऐसे ड्रॉ करना है कि ये आ गया आपके पास वेक्टर ए वन, ठीक है, जितने एंगल पर था उतने में बना दिया आपने। फिर आप यहाँ पे भी एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे और उस पर क्या ड्रॉ कर देंगे, वेक्टर ए टू, ये आ गया वेक्टर ए टू। इसका एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से थीटा टू हो जाएगा। तो ये हमने दो वेक्टर्स ड्रॉ कर दिए, वेक्टर ए वन एंड वेक्टर ए टू। अब ये आया इनका रिजल्टेंट वेक्टर, जो पहले वेक्टर की टेल से टेल और लास्ट वेक्टर के हेड से हेड मिलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हमने मान लिया ए। तो ए इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। अब आप क्या करेंगे, इन सारे वेक्टर्स को इनके एक्स और वाई कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो बेटा मैं अब तीन तरह से चीज़ों को रिजॉल्व करूंगा। पहले वेक्टर ए वन को, जब मैं ए वन को रिजॉल्व करूंगा तो ए वन का क्या आ जाएगा, ए वन एक्स ए वन वाई। फिर ए टू को रिजॉल्व करूंगा, ए टू का भी क्या आ जाएगा, ए टू एक्स और ए टू वाई आ जाएगा, एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट। ये मैंने क्या लिखा है, इनकी मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखी है। इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, अगर मैं लिखूं ए टू एक्स और ए टू एक्स इसके बराबर होगा, वही वेक्टर वाली डेफिनेशन के मुताबिक के वेक्टर बराबर होता है अपने मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन के, जो बन जाएगा ए टू एक्स का मैग्नीट्यूड, और चूंकि एक्स एक्सिस में तो उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, आई का। सही है जी। फिर तीसरा वेक्टर यहाँ पे कौन आ रहा है, ए आ रहा है। फिर बेटा मैं ए को रिजॉल्व करूंगा कि वेक्टर ए बराबर हो जाएगा ए का एक्स कॉम्पोनेंट और ए का वाई कॉम्पोनेंट। अब ये तीनों डायग्राम बेटा मुझे यहाँ पे मिक्स करनी होगी। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। ये तीनों डायग्राम है बेटा मुझे यहाँ पे क्या करनी है, मिक्स करनी है। तो देखिए क्या बन जाएगी डायग्राम। सफाई से आपने इसकी डायग्राम पहले समझनी है, फिर सारे स्टेप्स आपसे हो जाएंगे। और रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको हम कह रहे हैं एंगल, क्या कह रहे हैं, नोट से देख लेता हूँ। रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को बेटा मैंने बीटा कहा है, क्या कहा है, बीटा। अब मैं यही डायग्राम बनाऊंगा जो यहाँ बनाएगी ना, मैंने पहले से बना ली, वेक्टर ए वन ए टू, इसको हम कहेंगे बीटा। अब आपने एग्जाम में ये परेशानी होने इस चीज़ से कि वेक्टर ए वन ए टू गिवन, अगर वेक्टर्स के नाम गिवन हो तो आप उसको ए वन ए टू ले लीजिए या पी क्यू ले लीजिए, आपके ऊपर है। और रिजल्टेंट उसका आर ले लीजिए, रिजल्टेंट ए है तो आप आर ले लीजिए, वरना लेट कर लिया कि लेट पी बराबर ए वन के, क्यू बराबर ए टू के और आर बराबर ए। तो बेटा हम इनके वेक्टर्स को रिजॉल्व करेंगे।
तो ये बेटा A1 को मैंने रिजॉल्व किया यहाँ से यहाँ तक, ये क्या आ गया A1 का x, यहाँ से यहाँ रिजॉल्व किया इसको, तो ये क्या आ गया यहाँ से यहाँ तक का A1 का y आ गया। ठीक है जी। फिर बारी आएगी A2 की। अब A2 का टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक है, तो A2 को मैं अगर ब्लू से बना लूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो टुकड़े का इसका प्रोजेक्शन आएगा एक्स एक्सिस पे, ये आ गया वेक्टर A2 का x कॉम्पोनेंट। इसका जो y एक्सिस पर साया आएगा वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये आ गया A2 का y कॉम्पोनेंट। तो बेटा अभी तक मैंने क्या किया कि वेक्टर A1 और A2 के x और y कॉम्पोनेंट्स लिख दिए। मैग्नीट्यूड्स में लिखे, वेक्टर में नहीं लिखे, डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर जो है वो A1 का x है, यहाँ से यहाँ तक का जो वेक्टर है वो क्या है A2 का x है। ये वेक्टर A2 का x है वेक्टर फॉर्म में, और ये उसका मैग्नीट्यूड है, लेंथ, तो उसकी अमाउंट कितनी है। मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी अमाउंट, उसकी क्वांटिटी, उसकी स्ट्रेंथ। ठीक है जी। अच्छा जी, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का जो वेक्टर है वो A1y है, और यहाँ से यहाँ तक का जो वेक्टर है वो A2y है। अब इतना डिटेल मत डायग्राम बनाएगा, बस इतना लिख दे काफी। अब बेटा बारी तीसरे वेक्टर की ए की, तो वेक्टर ए का जो x कॉम्पोनेंट आएगा, तो उसका अगर हम प्रोजेक्शन लें x एक्सिस पे, तो वेक्टर ए का x कॉम्पोनेंट कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ये पूरा, ये क्या कहलाएगा ax। तो अगर डायग्राम से आप देखें तो ax इसके बराबर आ रहा है बेटा A1x प्लस A2x, मैं लिख सकता हूँ इसको A1x प्लस A2x। सिमिलरली a का y एक्सिस पर जो वेक्टर आएगा वो पूरा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ कि a y बराबर किसके है A1y प्लस A2y को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें तो पूरा ए वेक्टर का x कॉम्पोनेंट y कॉम्पोनेंट आ जाएगा, वही हो रहा है। तो A y जो है हमारे पास वो बराबर है A1y प्लस A2y के। ठीक है जी। तो ये डायग्राम हमारी फाइनल बनी। अब बस हमने करना क्या, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, और ये डायग्राम हमारी फाइनली बन जाएगी। ठीक है बेटा। तो एडिशनल वेक्टर के लिए पहले क्या करेंगे, आप दो वेक्टर सेलेक्ट करेंगे A1 A2, उनके एंगल लिखेंगे θ1 θ2, उनके दरमियान का एंगल थीटा है। फिर उसका आप उनको ऐड टू टेबल से ऐड कर देंगे जैसे हमने यहाँ पे किया। उसका रिजल्टेंट आया वेक्टर ए, उसकी डायरेक्शन आ गई बीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है। और आपने मालूम क्या करना है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है ए, उसका मैग्नीट्यूड और उसी की डायरेक्शन मालूम करनी है। तो उसके लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं कि स्टेप 1 क्या था कि पहले हम वेक्टर ए को रिजॉल्व करते हैं ax और ay में, जैसे हमने किया था। फिर वेक्टर A2 को रिजॉल्व करेंगे ax और ay में। फिर इनके सारे x कंपोनेंट को ऐड कर देंगे जैसे ये किया हमने कि ax बराबर है a1x a2x। फिर अगले स्टेप में हम इनके y कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे कि ay बराबर है a1y प्लस a2y के। ठीक है जी। फिर स्टेप 5 में बेटा हम क्या करेंगे कि हम इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वेक्टर ए किसके बराबर होगा, तो उसके लिए हम एक पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ट्राइंगल ओ पी क्यू पर, और वहां से हमें पता जाए कि ए बराबर है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, और फिर ax और ay की वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसकी डायरेक्शन निकालेंगे बीटा। तो बस सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा से मुश्किल काम नहीं है। सही है जी। तो डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब इसी डायग्राम को देखते हुए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, और इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा श्रिंक करके बनाऊंगा। ठीक है बेटा।
तो पहले आपने क्या किया, वेक्टर ए और वेक्टर बी को हेड टू टेल सेट किया, फिर आपने क्या किया, इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकाला ए, उसका एंगल किया बीटा। तो आपने बताना क्या है यहाँ पर, आपने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है और उसकी डायरेक्शन यानी कि उसका एंगल बताना है बीटा। ये दो चीज़ आपने यहाँ फाइंड आउट कर। अब एग्जाम में बेटा आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, वेक्टर A1 A2 या PQ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है जी, ये आपके ऊपर। क्योंकि PQ में बच्चे जो है वो फंसते नहीं है, A1 A2 में बच्चे थोड़ा मिक्स हो जाते हैं कि भाई वेक्टर A1 है A2 है, थोड़ा सा मिक्सिंग हो रही है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो मैं एडिशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, लैंग्वेज मैंने लिखूंगा, लैंग्वेज आप लोग इसे लिख लेगा कि addition of two vectors A1 and A2 by rectangular component method. तो consider system of two vectors A1 and A2, ठीक है जी। इसकी डायग्राम मैंने आपको दिखा दी थी, यहाँ दोबारा बताया था डायग्राम इस पेज के ऊपर। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर A1 और एक है वेक्टर A2, ठीक है। तो आपने करना क्या है, इन दोनों वेक्टर्स को आपस में हेड टू टेल सेट करना है। तो ये आ गया वेक्टर A1 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने वेक्टर A1 ड्रॉ कर दिया, ये वेक्टर A1 आ गया और ये आ गया वेक्टर A2। ठीक है जी, इसका एंगल θ1 है, इसका एंगल θ2 है और इनका रिजल्टेंट जो आया है वो ये है वेक्टर वेक्टर है। इसका जो डायरेक्शन है वो बीटा है और आपको ये मालूम क्या करना है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मालूम करना है और वेक्टर ए की ही डायरेक्शन यानी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करना है। तो बेटा अब हम इनको रिजॉल्व करेंगे एक्स और वाई कॉम्पोनेंट में। तो पहले आपने एक्स को कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व किया, ये वेक्टर A1x हो गया, A1x और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, A1y हो गया। ठीक है जी, फिर वेक्टर A2 पर आते हैं। तो A2 में भी यही हुआ, ये हो गया आपके पास A2x और यहाँ से यहाँ तक हो गया A2 का y कॉम्पोनेंट। अब बारी आएगी तीसरे वेक्टर की, वेक्टर ए की। तो वेक्टर ए को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा आ जाएगा ax और ये पूरा आ जाएगा बेटा ay। तो ax किसके बराबर है, a1x प्लस a2x के, ay किसके बराबर है, a1y प्लस a2y के। और यहाँ पे यूनिट वेक्टर आई कैप चलेगा, यहाँ पे यूनिट वेक्टर जे कैप चलेगा और हमें ट्रायंगल मिल जाती है ओ पी क्यू। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ओ पी क्यू, जिसमें ये वाली जगह ए के बराबर है, ये वाली जगह ए वाई के बराबर है, ये वाली जगह ए एक्स के बराबर। ठीक है जी, तो ये हमने वेक्टर A1 और A2 की फॉर्म में बात की है। अब आपको अगर P और Q की फॉर्म में बात करनी है तो आप उसमें भी कर सकते हैं कि दो वेक्टर्स P Q हैं, उसको मैं सिर्फ ब्लैक से बना रहा हूँ। दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर P है और एक वेक्टर Q है। आप इनका रिजल्टेंट निकालना है।
तो सबसे पहले आपने इनको ऐड कर लिया बेटा, ये आ गया वेक्टर P, ये आ गया वेक्टर Q, और ये आ गया इनका रिजल्टेंट वेक्टर R। तो आपको R मालूम करना है और R की डायरेक्शन जिसको आप बीटा कहते हैं वो मालूम करना है। इसका एंगल θ1 है, इसका एंगल θ2 है, θ1 θ2। ठीक है जी। तो इसका x कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा px, यहाँ पे हो जाएगा py, वेक्टर q का क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा qx, और यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा qy। अब इसके रिजल्टेंट की बारी के रिजल्टेंट का x कॉम्पोनेंट क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा rx, जो कि बराबर होगा px और qx के। इसका ये क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ry। इस ट्रायंगल को नाम दे दें आप O A B, एक ट्रायंगल बन गई। ये इसकी डायरेक्शन है बीटा, ये मालूम करनी है आपको। तो ट्रायंगल O A B P P Y और P X। ये बात याद रखें कि पाइथागोरस थ्योरम जो हम अप्लाई करते हैं उसमें वो वेक्टर्स पे नहीं मैग्नीट्यूड्स पे अप्लाई होता है। तो मैं यहाँ वेक्टर P नहीं लिखूंगा, यहाँ P लिखूंगा। P का सॉरी ये R हो जाएगा, R Y और R X, O A B। तो दोनों डायग्राम मैंने आपको बता दी है। वेक्टर P से Q से करना चाहे या वेक्टर A1 A2 से करना चाहिए आपके ऊपर है। ठीक है। अगर आपको PQ की फॉर्म में आ जाए और आपने A1 A2 की फॉर्म में किया हुआ है तो वहाँ पे आप ये जुमला लिख दीजिएगा कि लेट कर लीजिएगा, और फिर एंड में जाकर जो आपके आंसर्स आए उनमें आप क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो मान लीजिए एग्जाम में आपसे P और Q की फॉर्म में पूछा गया है और आपको A1 A2 की फॉर्म में आता है, तो आप वहाँ पे लेट करके लिख दीजिएगा कि P इज इक्वल टू A1। मैं बताया था आपको। तो बेटा ये सबसे पहले ये लैंग्वेज आ रही है, कंसीडर सिस्टम ऑफ टू वेक्टर्स A1 एंड A2। ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। मान लीजिए आपको P और Q आ गए एग्जाम में। अब आपको A1 A2 से आता है तो आप क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे, लेट वेक्टर P1 बराबर है किसके, A1 के, एंड Q बराबर है A2 के। तो let two vectors A1 A2 which are added by head to tail rule. Consider two vectors A1 and A2 which are making angle θ1 and θ2 with respect to x-axis। ठीक है जी। तो let A be the resultant of these two vectors with magnitude, A का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, जो कि फाइंड आउट करना है, एंड डायरेक्शन बीटा। ये दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। ये आपने सिंपल से एक लैंग्वेज लिख दी, ये समझ लें मैंने इतना पोर्शन आपको बता दिया। ये पूरी कहानी हमने लिखनी है। ठीक है जी। अब वेक्टर्स को हमने ऐड किया बाय हेड टू टेल रूल, इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें बेटा कुछ स्टेप्स होते हैं, इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपने
यानी कि ए मालूम करने के लिए आपने कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। पहले क्या करना होगा कि आपने वेक्टर a1 और a2 को रिजॉल्व करना होगा x और y कंपोनेंट में। ठीक है जी, तो पहले आते हैं पार्ट 1 पे। ठीक है, इस लैंग्वेज को मैं रब कर रहा हूँ। तो फॉर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। स्टेप 1 क्या होता है कि आप क्या मालूम करते हैं? स्टेप 1 में सबसे पहले वेक्टर ए का रिजॉल्व करते हैं एक्स और वाई कंपोनेंट में। रिजॉल्व वेक्टर a1 इन एक्स एंड वाई कंपोनेंट। तो बेटा a1 बराबर हो जाएगा a1x प्लस a1y। ये मैंने लिखी कि वेक्टर फॉर्म। क्या लिखी? और हमें काम है इसके मैग्नीट्यूड से, तो इन मैग्नीट्यूड में हम लिख देंगे कि a1 डायरेक्ट बराबर हो जाएगा a1x प्लस a1y। मैंने उसको डायरेक्ट इसमें ऐड कर दिया, सॉरी। तो रिजॉल्व करेंगे बेटा वेक्टर ए को इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, यानी कि a1x और a1y को। तो a1x इससे बराबर हो जाएगा a1 cos थीटा 1 के। तो बेटा a1x a2y a1x a1y a2x और a2y इनको रिजॉल्व कर लीजिए। तो आपको पता है बेटा एक्स कंपोनेंट में क्या आता है हमेशा एक्स वाले कंपोनेंट में हमेशा साइन थीटा आता है, वो एक्स वाले में साइन थीटा आता है वाई वाले में, और एक्स वाले में क्या आता है? कॉस थीटा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वेक्टर a1 है, ये इसका a1x हो गया, a1y हो गया, और ये क्या हो गया? a1x हो गया। अब ये आप पढ़ चुके हैं कि एक वेक्टर f अगर fx के बराबर होता है तो ये वाली जगह कहलाती है आपके पास f साइन थीटा, और ये कहलाती है f cos थीटा। ये पढ़ चुके हैं आप। तो इसको हम बेटा fy भी कहते हैं और इसको हम fx भी कहते हैं। तो वही बात है। तो a1y किसके बराबर होगा? a1 साइन थीटा 1, और ये क्या हो जाएगा? a1 cos थीटा का कितना है? थीटा 1 के बराबर, थीटा 1। तो a1x कितना हो जाएगा? a1 cos थीटा 1 a1 साइन थीटा 1, और ये हो जाएगा a1 a2 cos थीटा 2, और ये हो जाएगा a2 साइन थीटा 2। क्लियर है यहाँ तक? कुछ भी नहीं किया हमने। स्टेप 1 में वेक्टर a1 a2 को रिजॉल्व करके उनकी एंगल की फॉर्म में लिख दिया बस। ये था स्टेप 1। स्टेप 2 में बेटा आप क्या करेंगे कि आप सारे x कंपोनेंट को ऐड कर लेंगे और सारे y कंपोनेंट्स को ऐड कर लेंगे। तो स्टेप 2 में क्या हो जाएगा? ऐड ऑल x component, that is
ए एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, a1x प्लस a2x। सिमिलरली फिर आप करेंगे स्टेप नंबर 3 में एड ऑल y components फॉर ए वाई। तो बेटा ए वाई कितना हो जाएगा आपके पास, a1y प्लस a2y। अब चाहे तो इनकी वैल्यूज रख दें या ना भी रखें तो कोई मसले की बात नहीं है। a1y क्या हो जाएगा, a1 साइन थीटा 1, ये हो जाएगा a2 साइन थीटा 2। सिमिलरली आप चाहें तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू रख सकते थे। ये क्या हो जाएगा आपके पास, ax बराबर हो जाएगा a1 cos थीटा 1 प्लस a2 cos थीटा 2। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे से क्या किया बेटा, a1 a2 की वैल्यू रख दी। ठीक है जी, यानी हमने यहाँ तक काम कर लिया। ये भी हो गया हमारा और ये भी हो गया। इसको इक्वेशन 1 और 2 का नाम दिया इन्होंने। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। फिर स्टेप 4 में हम लिखते हैं अगर बहुत सारे वेक्टर्स हों a2 की जगह nth वेक्टर्स हों तो ये वाला स्टेप करना ज़रूरी नहीं होता। नहीं भी करें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारे पास दो वेक्टर्स का है तो हम दो वेक्टर्स के हिसाब से बात करें। तो अब डायरेक्ट हमारे स्टेप नंबर 5 हमारा बन जाएगा स्टेप नंबर 4। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने ये वाली डायग्राम यूज करनी होगी। अप्लाइंग फॉर ए, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल OPQ। ट्राइंगल को आप कोई और भी नाम दे सकते हैं। तो बेटा जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे OPQ, ये A है, ये AY है और ये AX है और ये इसका एंगल कितना है, बीटा। तो बेटा आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर आता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे A बराबर हो जाएगा, A हाइपोटेन्यूज है, बेस क्या है, AX है, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। अब AX और AY की वैल्यू अब इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ रख दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ AX एंड AY और आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, AX कितना है बेटा, देखिए मैं ये वाली फॉर्म रख रहा हूँ, एक ओपन फॉर्म नहीं रख रहा। A1x प्लस A1 A2x का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, AY की जगह आ जाएगा ये A1y प्लस A2y का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड। ये क्या आ चुका है, मैग्नीट्यूड आ गया। तो ये आपको इसका पहला आंसर मिल गया फॉर मैग्नीट्यूड। अब दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे क्या निकालनी है, एंगल बीटा निकालनी है। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने काम कर लिया, हमने ये निकाल लिया। ये वाली फॉर्म मत रखिएगा, जो मैंने रखी वो वाली रखिएगा बस। A1x A2y, A1x A2x A1y A2y स्क्वायर बस। अब अगेन इसका जो आपको बीटा निकालना है, बीटा निकालने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, आप जो है वो टेंजेंट थीटा अप्लाई करेंगे इसी ट्रायंगल पर। वो मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो फॉर
बीटा using right triangle OPQ OQP। तो बेटा टेंजेंट बीटा क्यों लगाया? क्योंकि हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें पता है। हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस पता है, लेकिन ये नहीं पता थी। तो अगर आपको किसी ट्राइंगल में बेटा परपेंडिकुलर पता हो और बेस पता हो तो वहाँ पे आप टेंजेंट थीटा अप्लाई करेंगे। ओके, तो टेंजेंट एंगल बीटा है बराबर किसके हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है भाई? ए वाई अपॉन ए एक्स। तो बीटा कितना हो जाएगा हमारे पास? tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो ए वाई कितना है भाई? ए वन वाई प्लस ए टू वाई डिवाइडेड बाय ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स। तो ये बेटा इसका पूरा सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपके पास ये सवाल किस फॉर्म में आया हो, वेक्टर पी क्यू की फॉर्म में आया हो, तो आप क्या करेंगे? इसके बाद आप इस टाइप भी करेंगे कि जहाँ जहाँ लास्ट के आंसर में जो आंसर है ए और बी का, कि आप इसको जहाँ जहाँ आपने वेक्टर ए था आप रिप्लेस कर देंगे। कि आप जहाँ A1 आ रहा है A1 की जगह आप P लिख देंगे और A2 की जगह आप क्या लिख देंगे Q, और रिजल्टेंट आपने A माना है तो उसकी जगह आप चाहें तो R लिख दें। इन तीन चीज़ों को रिप्लेस कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ तो क्या बन जाएगा? R विल बी इक्वल टू अंडर रूट PX QX का स्क्वायर। जहाँ जहाँ A1 था वहाँ P, जहाँ A2 था वहाँ Q, जहाँ A है वहाँ R, प्लस A1y A2y। तो क्या हो जाएगा? PX सॉरी PY और QY का होल स्क्वायर। सिमिलरली बीटा क्या बन जाएगा? बीटा बराबर हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स। अब AY की जगह क्या आ जाएगा? आपके पास RY आ जाएगा। A को R से रिप्लेस करना है और AX की जगह क्या आ जाएगा? RX का स्क्वायर। तो ये मैंने इसको रिप्लेस किया। तो ये आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक कंप्लीट हो। आप ये डायग्राम भी साथ साथ चलिए, ये वाली डायग्राम बना लें वरना फिर ये वाली डायग्राम। ठीक क्लास के लिए आप चाहे तो वीडियो को स्टॉप करके पिक ले लीजिए। ये टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मैंने आपको एडिशनल वेक्टर्स करा दिया है। अब इसके जो बाकी टॉपिक्स हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करा